चलो यहाँ पर देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। यहाँ पर क्या बोल रहे कि फ्रॉम द फॉलोइंग आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है करंट रेशियो। ठीक है, क्या बोल रहे, क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। और मुझे इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे ढंग से पता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मुझको क्या दिया हुआ, टोटल असेट्स दिए हुए हैं, शेयर्स होल्डर्स फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ है और नॉन करंट असेट्स दिया हुआ। मतलब आप देखोगे तो मुझको डायरेक्टली कहीं पर भी करंट असेट्स नहीं दिया हुआ है और मुझको कहीं पर भी करंट लायबिलिटीज़ नहीं दिया हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए, जहाँ पर मुझको पता भी है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, है ना। अगर मुझे ये वाली चीज़ पता है तो मैं इसके बेसिस पर आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स। असेट्स मेरे पास कितने हैं, तो यहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए के क्या दिए हुए असेट्स, ये तो मुझको एक चीज़ दिख रही है, 1 लाख रुपए के असेट्स मुझको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास कि अगर मैं इस 1 लाख रुपए के असेट्स में से नॉन करंट हटा दूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना, मुझको ये वाली चीज़ पता है कि भैया कैपिटल और लायबिलिटीज़ को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएंगे, असेट्स। मैंने कहा कि अगर मैं इस टोटल असेट्स में से ये अगर मैं नॉन करंट माइनस कर दूं, टोटल असेट्स में से अगर मैं नॉन करंट माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, करंट असेट्स हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि देखो डायरेक्ट तो दिया हुआ नहीं था, डायरेक्ट तो दिया हुआ था, तो मुझको दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा कैसे। तो मैंने क्या करा, टोटल में से नॉन करंट को माइनस कर दिया, मैं कहाँ पहुँच गया, करंट असेट्स में पहुँच गया। अब मुझको क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज़ चाहिए, लेकिन ये तो दे नहीं रखी। अच्छा, मुझको ये वाली बात पता है कि जो असेट्स होता है वो कैपिटल और लायबिलिटीज़ के बराबर है। इस कैपिटल को मैं कंपनी के भाषा में शेयर होल्डर्स फंड भी तो बोल सकता हूँ। तो मैं अगर इस 1 लाख में से 60,000 माइनस कर लूँ, अगर मैं इस 1 लाख रुपए में से ये अगर 60,000 माइनस कर लूँ तो मुझको 40,000 क्या मिल जाएगी, लायबिलिटीज़। और उस 40,000 में से मैंने अगर ये नॉन करंट माइनस कर लिया तो मुझको क्या मिल जाएगी, करंट लायबिलिटीज़। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रही बात समझ में, ये जा नहीं आ रही। क्या बोला मैंने, मुझको टोटल असेट्स तो पता ही था, इसमें से मैं शेयर्स होल्डर्स फंड का माइनस कर लूँ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर लूँ तो मैं 20,000 में पहुँच जाऊँगा। इसको मैं फॉर्मूले में रख के 50,000 अपॉन 20,000, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, फॉर्मूला रटने नहीं रटने नहीं है, रटने नहीं। अगर आप रटोगे तो आप भूल जाओगे। देखो मैंने किस तरीके से सॉल्व करा, मेरे दिमाग में ये वाली चीज़ थी बस, ये तो ठीक है कि भैया कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स। अब इसको मुझको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फॉर्मूले नहीं रटने। मुझको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल ढंग से दिमाग में होना चाहिए। अगर मैं करंट रेशियो पर पढ़ रहा हूँ तो भैया इससे पहले मेरे दिमाग में मुझको बिल्कुल अच्छी ढंग से क्या आनी चाहिए, बैलेंस शीट आनी चाहिए, जो किस में थी, शेड्यूल 3 के पार्ट कौन से में थी, पार्ट 1 में थी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे फिर से मुझको कैलकुलेट करंट रेशियो बोलते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। टोटल असेट्स दिए हुए, फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर्स होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज़। इस बार भी मुझको नहीं दिया हुआ, जबकि मुझको करंट रेशियो का फॉर्मूला तो पता ही है। क्या फॉर्मूला होता है, करंट असेट्स माइनस करंट अपॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझको ये तो पता ही है, ये तो मुझको पता ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन मुझको ये नॉर्मल पता है। अब मुझको ये वाली बात पता है कि अगर मैं इस टोटल में से, टोटल है मेरे पास 8 लाख रुपए, इसमें से मैं अगर फिक्स्ड असेट्स, इसमें से मैं अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर लूँ तो जो बच जाएगा वो करंट ही होगा। नहीं आया समझ में। 8 लाख रुपए में से अगर मैं 5,40,000 के फिक्स्ड असेट्स और 1,10 के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर लूँ तो 1,50,000 के मेरे पास क्या मिल जाएंगे, करंट असेट्स में मिल जाएंगे। आ रही है मैं समझ में। ये मैं तब सॉल्व कर सकता हूँ जब मुझको भैया बैलेंस शीट बिल्कुल अच्छे ढंग से आती हो। अगर मुझे बैलेंस शीट नहीं आएगी तो ये भी मुझसे सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस टोटल में से मैं अगर शेयर्स होल्डर्स फंड को माइनस कर दूं, ध्यान से समझना, टोटल असेट्स में से मैं अगर इस शेयर्स होल्डर्स फंड को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, टोटल एसेट्स में से वो लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में से मैं अगर नॉन करंट माइनस कर दूं तो करंट लायबिलिटीज। सिंपल है। तो अगर मैं टोटल असेट्स में से शेयर्स होल्डर्स फंड को माइनस कर लूं और माइनस कर लूं नॉन करंट लायबिलिटीज तो 1/20 मेरे पास क्या बच जाएगा, करंट लायबिलिटीज। आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1.25:1। कोई दिक्कत तो नहीं है।
इससे पहले वाले में क्या था 2.5:1। अच्छा आप मुझको बताओ कि आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? 1:1। आइडियल करंट नहीं, रेशियो 2:1, होता है भाई 2:1। 2:1। और क्विक रेशियो कोई पूछ ले अगर तो one- क्विक रेशियो होता है 1:1। हाँ। क्लियर हो रही है बात? सर अपने लास्ट क्लास में कौन कौन से ये रेशियो, ये दो ही कराए? इससे पहले का सब कुछ करवा दिया मैंने। कितने रेशियोज कराए? यही दो ही तो है। क्विक एंड करंट। हाँ बस यही करवाए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। अब आपको ना यहाँ पर ना रेशियो दिया हुआ है, आपको यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 2:1। और ये कहा हुआ स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड, या तो इम्प्रूव करेगी या फिर रिड्यूस करेगी या फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो भैया मुझको अब क्या दिया हुआ यहाँ पर रेशियो मुझको दे ही रखा है 2:1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। रेशियो मुझको यहाँ पर करंट रेशियो दिया हुआ 2:1। ऑप्शन मुझको 3 दिए हुए, या तो भैया रेशियो इम्प्रूव होगा या फिर भैया रेशियो क्या होगा रिड्यूस होगा या फिर उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप मुझको बताओ, पहला वाला है पेमेंट ऑफ करंट लिएबिलिटीज़। ध्यान से समझना, पेमेंट ऑफ करंट लिएबिलिटीज मेरे पास जो बेसिक है वो क्या है, मेरे पास 2:1 दिया हुआ। 2:1 को मैं 20/10 समझ लूँ, 200/10 100 समझ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर 2000/1000 समझ लो, कोई दिक्कत परेशानी तो इसमें नहीं आने, एक ही मतलब है सबका, है ना। या फिर मैं समझ लूँ अगर 2 लाख/1 लाख भी समझ लो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए चीज आनी है। अब मैं पहला वाला तो मैं ऐसा डिस्कस करता हूँ, पेमेंट ऑफ करंट लिएबिलिटीज। हमने क्या करा, करंट लिएबिलिटीज की पेमेंट करी। समझ में आ गया, हमने क्या करा, करंट लिएबिलिटीज की क्या करी, पेमेंट करी। तो भैया यहाँ पर समझना, मैंने क्या मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, मान लो मैंने 2 लाख रुपए माने, 1 लाख रुपए माने, करंट लिएबिलिटीज़ की पेमेंट कर रही, मान लो मैंने 50,000 की, तो कैश कम हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास लिएबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नहीं आया समझ में? तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, 1,50,000। ये मेरे पास क्या बच जाएगा 50,000। रेशियो क्या आ रहा, 3:1। बढ़ गया, कम हो गया कि क्या हुआ, बढ़ गया। बढ़ गया ना। आई बात समझ में? ये जो बेस्ट रेशियो है, आप कुछ भी सकता है जो आपने 2:1 आइडियल तो 2:1 है ना। वो कुछ स्टेटमेंट हमको दे रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट के बाद भैया रेशियो बढ़ेगा, इम्प्रूव होएगा, रिड्यूस होएगा या फिर कोई चेंज नहीं होएगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तो मैंने 2:1 को मैंने क्या मान लिया, 2:1 को भैया मैंने 2 लाख और 1 लाख मान लिया। अगर मैंने लिएबिलिटीज़ की पे करी तो ये जो 50,000 दिख रहा है आपको, ये वाला 50,000 ये क्या है, ये वाला 50,000 तो मेरे पास से कैश कम हुआ। और जो ये वाला 50,000 दिख रहा है आपको, ये मेरे पास से क्या हुई, करंट लिएबिलिटीज़ पे कम हुई। क्लियर हो रही है? तो पहले क्या था 2:1 था, अब वो बढ़ के क्या हो गया 3:1 हो गया। क्लियर होगी बात या नहीं हो रही है? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, करंट रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 2:1। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ सिंपलर मैनर इट मे बी अज्यूम दैट करंट असेट्स हमने 2 लाख मान लिया, करंट लिएबिलिटीज हमने 1 लाख मान लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? पहला वाला क्या बोलते हैं, पेमेंट का करी हमने किसकी भैया, करंट लिएबिलिटीज़ की पेमेंट करी। हमने कहा मान लेते 2 लाख और 1 लाख था रेशियो, पेमेंट का करेंगे तो 50,000 कैश कम हो जाएगा, 50,000 लिएबिलिटीज़ कम हो जाएगी, 1.5 लाख अपॉन 50,000 आया, आंसर मेरे पास 3.1 आ गया। कोई दिक्कत? तो रेशियो भैया मेरे पास क्या हो गया, इम्प्रूव हुआ। यही तो पूछा उन्होंने मुझसे कि भैया इसके बाद इम्प्रूव होएगा, रिड्यूस होएगा या फिर नॉट ऑल्टर्ड। ठीक है, अगली कहानी वो बोलते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर मैंने गुड्स खरीदे तो अगर मैं उधार पे खरीदूंगा तो भैया गुड्स क्या है, मेरे लिए इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री मेरे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उधार पे खरीदा, क्योंकि मैंने किस पे खरीदा, उधार पर। मैं अगर क्रेडिट में खरीदता हूँ, सामने वाली पार्टी मेरे पास क्या बन जाएगी, क्रेडिटर बन जाएगी। सेम केस मैंने वही 2 लाख 1 लाख मान के चला, 25,000 का मान लो मैंने खरीदा, तो ये क्या होगा 225 अपॉन 125 पूरा सॉल्व कराओ तो 1.8:1 करोगे आप इसको भी पूरा सॉल्व। तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। नहीं आया समझ में? ऑफिस के इक्विपमेंट को मैंने 40,000 रुपीज़ में मैंने बेच दिया। ऑफिस का इक्विपमेंट मैंने 40,000 में बेच दिया, जिसकी बुक वैल्यू क्या थी 50,000। ऑफिस का इक्विपमेंट क्या होता है, असेट होता है। क्लियर हो रही है? ऑफिस का इक्विपमेंट क्या होता है, असेट होता है। बोल रहे सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, जैसे कि भैया टाइपराइटर से क्या हो जाएगा, कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा 40,000 से। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द करंट असेट्स। नहीं आया समझ में? अगर मैंने कोई टाइपराइटर बेच दिया तो टाइपराइटर बेचने का जो मुझको कैश मिला वो तो मेरा कैश तो बढ़ा देगा, करंट असेट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन भैया नो अदर इफेक्ट ऑफ द सेल ऑफ ऑफिस
इक्विपमेंट सिंस इट इज़ अ फिक्स्ड असेट। समझ में आया? दूसरा इफेक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया वो क्या है, फिक्स्ड असेट्स है। ऑफिस का इक्विपमेंट जैसे कि भैया टाइपराइटर है, वो क्या है, फिक्स्ड असेट्स है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तो ये 40,000 मैंने ऐड करा और कुछ तो नहीं आ रहा, तो 2.4:1 आ रहा, यहाँ पर मेरे पास इम्प्रूव्ड हो गया। अगला बोलते हैं कि भैया गुड्स मेरे पास 25,000 के जो मैंने बेच दिए, जिसकी कॉस्ट क्या थी, 20,000 थी। समझना ध्यान से, ये जो मेरे पास 20,000 की जो इन्वेंट्री थी वो तो कम हो जाएगी और कैश मेरे पास 25,000 से बढ़ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? ये मैंने 2 लाख 1 लाख तो माने ही थे भाई, मैंने 20,000 का सामान 25 का बेच दिया, तो 20 का तो इन्वेंट्री कम हो जाएगी, माइनस 20,000 तो तुमको समझ में आया, और कैश तुम्हारे पास 25,000 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फाइनल रेशियो ये आ रहा, तो रेशियो क्या हो रहा है यहाँ पर, इम्प्रूव हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पहले इन शब्दों को समझो। रिडम्पशन मतलब मैंने क्या बताया, रीपेमेंट बताया। डिबेंचर्स मेरे पास लॉन्ग टर्म्स लोन होते हैं, इनके पैसे मैं क्या कर रहा हूँ भैया, डिबेंचर्स होल्डर्स के पैसे क्या कर रहा हूँ, मैं वापस कर रहा हूँ। तो डिबेंचर्स रिडीमेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर, ध्यान से समझना, डिबेंचर रिडीमेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर आर इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, याद रखना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। डिबेंचर्स मेरे पास क्या है, ये एक लाइन थी, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, याद आ रहा, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट वाला पॉइंट याद आ रहा, वो क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ से बचना। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आप समझो, रिडम्पशन मतलब क्या है, वापस करना। डिबेंचर्स मेरे पास क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन जो उनकी करंट मैच्योरिटी होती है, वो कहाँ पर आती है, करंट लायबिलिटीज में आती है। सपोज डिबेंचर अमाउंटिंग टू 10,000 आर इंक्लूडेड इन current liabilities, they are now paid off, it will be reduce the amount of current liabilities on the one hand, क्लियर हो रहा, और दूसरी ओर ये क्या कर देगा, करंट असेट्स को भी कम कर देगा, हमारे पास कैश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आप समझ जाओगे, नहीं समझे? तो करंट रेशियो मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इम्प्रूव्ड हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पर मेरे से क्या गलती होने के चांसेस हैं, इसको मैं क्या हो रहा था, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, हमारी कंपनी ने कोई डिविडेंड क्या करा होगा, डिक्लेयर किया होगा, अब हम उसकी क्या कर रहे हैं भैया, पेमेंट कर रहे हैं। तो डिविडेंड डिक्लेयर हैज़ टू बी पेड विद इन 30 days ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड। क्या बात बोली गई, जब कंपनी क्या करी, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो उसके 30 दिन में क्या कर देगी भैया, पेमेंट कर देगी। तो इट विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ करंट एसेट्स, मेरा बैंक बैलेंस है, कैश कम हो जाएगा, और करंट लायबिलिटीज़ भी मेरे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हैंस करंट रेशियो मेरे पास इंप्रूव हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है समझ में? तो जब कंपनी क्या कर रही है भैया, डिविडेंड डिक्लेयर करी, तो ये मेरे लिए क्या होगा, जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो क्या है मेरे पास, यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट पढ़ो, इसको समझो। जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और वो बोल रहे कि हम 30 दिन के अंदर डिक्लेयर डिविडेंड को पे करेंगे, तो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करी तो क्या बन रहा है उसके लिए, कि डिविडेंड एसेट, अरे एसेट्स नहीं भाई, करंट लायबिलिटी बन रही है, करंट लायबिलिटी नहीं बन रही। कंपनी बोली कि भैया हम आपको डिविडेंड देंगे, तो जब कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर कर रही है, उसके बाद लाइन लिखा हो कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको 30 दिन के अंदर पेमेंट का करना पड़ता है। तो जब पेमेंट करी होगी तो भैया असेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और लायबिलिटीज़ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो करंट रेशियो मेरे पास क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आ रही? अगला है परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश। मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ समझाई थी कि लूज टूल्स काहे के लिए होते हैं भैया, प्रोडक्शन के लिए होते हैं। और लूज टूल्स किस में आते हैं, इन्वेंट्री में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, लेकिन हम जब करंट असेट्स की कैलकुलेशन करते हैं तब हम उन्हें एक्सक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये समझाया था मैंने लास्ट क्लास में ये सब चीज़ें मैंने समझाई थी। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये देखो, इन्वेंट्रीज में याद रखना, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है सर। अच्छा, मैं आ जाता हूँ इस पॉइंट में, कहाँ था वो, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझो, ये लिख रहे परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश। तो लूज टूल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन करंट असेट्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ करंट रेशियो,
क्लियर हो गया। हैंस ओनली करंट असेट्स कैश विल बी रिड्यूस विच विल बी रिड्यूस द करंट रेशियो। क्लियर हो। मान लेते हैं यही था 2 लाख और 1 लाख लूज टूल्स मैंने खरीद लिया 10,000 का, तो ये क्या हो जाएगा 190 अपॉन 1 लाख। रेशो क्या निकल जाएगा 1.9:1। क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ यहाँ से इलस्ट्रेशन नंबर 6 से डिस्कस करना।